लखनऊ में आज इंडिया गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दोनों ही नेताओं ने यह दावा किया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए 200 सीट भी पार नहीं कर पाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। उन्होंने कहा कि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में, हिंदुस्तान की जनता ने मोदी सरकार की विदाई तय कर दी है और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। खड़गे ने आज ये भी वादा किया कि अगर मोदी सरकार 5 किलो राशन दे रही है तो हम 10 किलो राशन देंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता एनडीए को 140 सीट पर समेट देगी। अखिलेश ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 89 सीटें जीत रही है और लड़ाई सिर्फ काशी में ही फंसी हुई है। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से भविष्य में प्रधानमंत्री पद का कौन दावेदार होगा, इस सवाल के जवाब से दोनों ही नेता बचते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए सभी नेताओं ने अपनी ताकत जो है वो पूरी तरह से झोंक दी है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। धुआंधार जो है प्रचार किया जा रहा है। 5वें चरण में मुंबई की 6 सीट में भी जो है वोटिंग जो है वो होने वाली है और इसी कड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में के दौरे पर रहेंगे। नासिक और कल्याण में सभा करने के बाद पीएम मुंबई में जो है एक 2 किलोमीटर का लंबा रोड शो करने वाले हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मई को मुंबई में जो है एक बड़ी सभा जो है वो संबोधित करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के रोड शो की बात करें तो आज इनका रोड शो शाम 6 बजे के बाद शुरू होगा और उनके इस रोड शो में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं वो शामिल होंगे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो हो रहा है वो मुंबई के उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है और यहाँ से पार्टी ने मिहिर कोटेचा को चुनाव मैदान में उतारा है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर जनसभा करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 3 चरणों के लिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अगले 2 दिन प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 16 मई को प्रधानमंत्री मोदी जौनपुर मछली शहर के लिए संयुक्त रैली करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसी दिन भदोही के ज्ञानपुर और प्रतापगढ़ में भी रैली करेंगे। 16 मई को ही लालगंज और आजमगढ़ के लिए भी पीएम मोदी रैली करेंगे। 17 मई को बाराबंकी और मोहनलालगंज के लिए पीएम मोदी रैली करेंगे। इसके बाद फतेहपुर, कौशाम्बी और बांदा के लिए फतेहपुर में रैली होगी। हमीरपुर, जालौन और झांसी के लिए राठ में रैली की जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की मांग बीजेपी के सभी उम्मीदवार कर रहे हैं। माना ये भी जा रहा है कि जहां पर प्रधानमंत्री की जनसभा हो जाएगी वहां पर पार्टी और मजबूत हो जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद लगातार रैलियां कर रहे हैं और इसी बीच इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को लेकर भी अब वो रैली करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वो प्रचार करेंगे। सीएम बुधवार को उत्तर पश्चिमी सीट और चांदनी चौक में रोड शो करेंगे। यहाँ से कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर उदित राज और जेपी अग्रवाल उम्मीदवार है। इस दौरान कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी मौजूद रहेंगे। आने वाले दिनों में वो उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। बहरहाल जिस तरीके से लगातार जो है केजरीवाल आम आदमी पार्टी बीजेपी पर वार कर रही है, जाहिर तौर पर राजनीति दिल्ली में गर्माती हुई दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी दक्षिण पूर्वी नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से मैदान में है। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़। पूरे देश के साथ साथ बिहार में 4 फेज का मतदान खत्म हो चुका है, यानी बिहार में 40 में से 19 सीटों पर मतदान हो चुका है। सभी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके अपने अपने दावे हैं। एक तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव का कहना है कि इस बार बीजेपी का जो है वो बिहार में यानी एनडीए का बिहार में सुपरा साफ हो जाएगा, क्योंकि इस बार चाचा यानी नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के तरफ चले गए हों, लेकिन जो बॉन्डिंग दिखनी चाहिए नीतीश कुमार और बीजेपी में वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए कल नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन में नहीं गए और उन्होंने बहाना कर लिया कि वो बीमार हैं। और उसके बाद अगर दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि 4 फेज के बाद पूरे देश भर में यह तय हो चुका है कि बीजेपी और एनडीए
बहुमत में आ चुकी है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। प्रियंका गांधी बीते आधी रात को रायबरेली जिला अस्पताल पहुंची, घायल समर्थकों का लिया हालचाल। दरअसल अमेठी में दिन भर के चुनाव प्रचार अभियान के बाद प्रियंका गांधी बीती रात करीब 11 बजे रायबरेली पहुंची तो पता चला कि बीते दिन लालगंज सभा के दौरान सरेनी ग्राम छतौना निवासी जलीपा वहां भाषण सुनने आए थे। लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया। प्रियंका गांधी देर रात ही रायबरेली जिला अस्पताल पहुंच गईं। उन्होंने घायल समर्थक का हालचाल जाना, उनकी बहू को गले लगाकर सांत्वना दी, डॉक्टर से इलाज के बारे में बातचीत की। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भूपेश बघेल रायबरेली के बथुआ खास में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रायबरेली के लोग सिर्फ सांसद नहीं चुन रहे हैं, बल्कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बाद अब रायबरेली के लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। आपको बता दें, भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव में रायबरेली के प्रभारी हैं। इन दिनों वो प्रचार और चुनाव प्रबंधन देख रहे हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे। हिमाचल प्रदेश में इस बार मतदाताओं को वोट डालने के लिए आमंत्रण पत्र प्रदान कर अनूठी पहल शुरू की गई है। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने और मत प्रतिशत में बढ़ोतरी करने के दृष्टिगत इस अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा और एसडीएम पूनम बंसल ने बगेटू गांव पहुंचकर 105 वर्ष से अधिक आयु के दलिया राम को सम्मानित कर इस विशेष अभियान की शुरुआत की। विशेष बात यह है कि स्थानीय भाषा में यह आमंत्रण पत्र तैयार किया गया है, जिसे न्योंदा कहा जाता है। मतदान कर देश के जिम्मेदार नागरिक बनने का कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करने का संदेश भी दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व 1 जून 2024 को होने जा रहा है। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि इस बार प्रक्रिया में सभी वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। हर व्यक्ति, नौजवान, महिला, पुरुष सभी वोट अवश्य दे। 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए घर से वोट डालने का भी विकल्प दिया गया है। राजेश शर्मा, सोलन, न्यूज 24। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं द्वारा एक दूसरे पर तंज कसने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता से किए गए वादों का हिसाब देना चाहिए। पवार ने आगे कहा कि सत्ता में आने से पहले मोदी ने आश्वासन दिया था कि हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, इसका उन्हें हिसाब देना चाहिए। इसके साथ ही पवार ने ये भी कहा कि यह देश सभी समुदाय के लोगों का है। हर हाल में धर्मनिरपेक्षता का सम्मान किया जाना चाहिए। जो लोग केंद्र सरकार की मनमानी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए केंद्र की सरकार से बीजेपी को बेदखल करना जरूरी है। इस पे पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि शरद पवार घर तोड़ने में माहिर है, इसलिए किसी को भी शरद पवार से कोई भी हमदर्दी नहीं। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज 24 मुंबई। घाटकोपर में पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिरने की घटना को 45 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और अभी तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बीएमसी के आंकड़े के मुताबिक अब तक 14 लोगों की जान चली गई है। बताया जाता है कि इसमें कई गाड़ियां दबी हुई हैं। एक गाड़ी में 2 लोगों को देखा गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस अवैध होर्डिंग के लिए जिम्मेदार कौन है। इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि इस घटना में मरने वालों की संख्या 18 तक पहुंच गई है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस इलाके में आज रोड शो होना है। सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24 मुंबई। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। वही संदेश खाली में बीजेपी की जो कार्यकर्ता है, महिला है, उनका आरोप है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है, पुलिस उनको जबरन गिरफ्तार कर रही है और उनके ऊपर में आरोप लगा रही है। इसको लेकर महिलाएं यहाँ पे सड़क के ऊपर डंडे और झाड़ू लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, उनके कहने पे पुलिस जबरन यहाँ पे बिना वजह के बीजेपी के जो महिला कार्यकर्ता है उनकी गिरफ्तारी कर रही है। इसका प्रतिवाद संदेश खाली में हो रहा है। तो वही दूसरी तरफ बीरभूम में बीजेपी के कार्यकर्ता में जिस तरह उसके घरों में वहां पे जो टीएमसी के लोग पहुंचे हैं, कार्यकर्ता की पिटाई किए हैं और इतना ही नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता को जो घर था उसकी पूरी तरह से आग के हवाले कर दिए हैं और घर में जो भी सामान था पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। कह सकते हैं कि लगातार बीजेपी के जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि जो टीएमसी के लोग हैं उनको धमका रहे हैं, डरवा रहे हैं, क्योंकि लोग बीजेपी को वोट ना दे, ऐसा उनका आरोप टीएमसी की तरफ है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से हिंसा पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कोलकाता।
जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान पिछले 3 दशकों का रिकॉर्ड टूटा और श्रीनगर की इस लोकसभा सीट पर सबसे अधिक मतदान पिछले 3 दशकों के दौरान यहां पर कल रिकॉर्ड किया गया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई वो ये देखा गया कि जो अलगाववादी या जमात के नेता कश्मीर घाटी में चुनावों के बहिष्कार की कॉल देते थे, उसी जमात इस्लामी के प्रमुख कल खुद वोट डालते हुए दिखाई दिए और उसके बाद एक कदम आगे बढ़कर जमाती इस्लामी जम्मू कश्मीर जो फिलहाल बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रमुख ने यहां तक कह डाला कि अगर जम्मू कश्मीर में जमाती इस्लामी पर प्रतिबंध हटाया जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में वो हिस्सा ले सकते हैं। इस पर वो सोच विचार करेंगे। कैमरामैन मुझे रशीद के साथ आसिफ साहब श्रीनगर, न्यूज़ 24। हिमाचल प्रदेश में 84 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। लोकसभा में 51, विधानसभा में 33 दावेदार। लोकसभा की बात करें तो कांगड़ा में सबसे ज्यादा 23, मंडी में 22 दावेदारों ने नामांकन भरा है, जबकि हमीरपुर सीट से 20 और शिमला लोकसभा से सबसे कम 12 दावेदारों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। मंडी में कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह और बीजेपी से कंगना रनौत का नामांकन प्रमुख है। हमीरपुर में बीजेपी से अनुराग ठाकुर और कांग्रेस से सतपाल रायजादा के नामांकन प्रमुख है। विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज्यादा 9 नामांकन सुजानपुर विधानसभा से भरे गए हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए 40-40 स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा के कई बड़े नेताओं की बड़ी चुनावी जनसभाएं होंगी। कांग्रेस की लिस्ट में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रमुख है। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चनैनी तहसील के गांव टंडार में लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, लोगों के खेतों में दरारें आ रही हैं, ज़मीन खिसक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं। लोग बेहद ज़्यादा खौफज़दा हैं क्योंकि कुछ घरों को बेहद ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हो चुके हैं। प्रशासन ने जांच कमेटी का गठन किया है ताकि पता लगाया जा सके कि ये जो लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, जो भूमि में दरारें आ रही हैं, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी यहाँ पर पहुँचेगी और देखेगी कि आखिरकार क्यों ये जगह सिंक हो रही है। लेकिन अब ये जो चनैनी तहसील के गांव टंडार में लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों में बेहद ज़्यादा खौफ है, लोग बेहद ज़्यादा डरे हुए हैं और डर सिर्फ इस बात को लेकर है कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र की कमाई लगाई थी अपने सपनों के आशियाने को बनाने के लिए, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनका आशियाना छिन रहा है। चनैनी से मेरे सहयोगी ओंकार सिंह और जम्मू से कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। झुंझुनू जिले के खेतड़ी में स्थित कोलियान खदान में एक बड़ा हादसा हुआ, लेकिन गनीमत यह रही कि जिन 14 लोगों की जान यहाँ पर करीब 15 घंटे से ज़्यादा अटकी हुई थी, उनमें से 13 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। हालांकि चीफ विजिलेंस ऑफिसर की एक इसमें पूरी घटना में मौत की बात बताई जा रही है। यह हादसा कल शाम को हुआ था। देर शाम को इस पूरे हादसे में करीब 1800 फीट गहरे खदान में लिफ्ट अटक गई थी, फंस गई थी, क्योंकि उसका बेल्ट जो होता है वो टूट गया था। ऐसा इस तरह की बातें सामने आ रही है। सकुशल बाहर निकालना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और यही कारण था कि 15 से 16 घंटे तक यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और जैसे ही एक एक करके जो फंसे हुए लोग थे उन्हें बाहर निकाला गया। उसके बाद तत्काल उन्हें जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जहाँ पर उनका अब इलाज चल रहा है। लेकिन एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर की मौत इस पूरी घटना में हुई है। फिलहाल तो मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच का आदेश दे दिया है। साथ ही मृतक के परिवार के प्रति सांत्वना जताते हुए घायलों के ठीक इलाज के भी उन्होंने अस्पताल को निर्देश दे दिया है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश पुलिस की शब्दाबंदी अब बदली जाएगी, उसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो अब तक होता रहा है उर्दू और फारसी के, उनको अब बदल कर हिंदी और आम भाषा जो होती है, आम बोलचाल की भाषा, उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे अदालत, कत्ल, फरियादी, इस तरह के शब्दों की जगह अब
हिंदी भाषी शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लेकर जो आदेश भी जारी हो चुके हैं। करीब ऐसे 65 से ज़्यादा शब्द हैं जिनको हटाया जाएगा, जिनको हटाकर अब हिंदी भाषी शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक पूरी सूची जारी की गई है। जो पुराने शब्द थे, जो फारसी और उर्दू के शब्द थे, उनको पूरी तरह से बदला जाएगा। एक लंबी सूची है जिसके हिसाब से अब तक पूरी कार्रवाई जो पुलिस की होती थी, उस कार्रवाई में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब वो शब्द बदल जाएंगे। उनकी जगह अब हिंदी और आम बोलचाल की भाषा के शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लेकर अब ये नई यहाँ पर शुरुआत की गई है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 14 मई देर रात को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बताया गया कि 15 मई को दिल्ली में होने वाली सीयूईटी की परीक्षा को अब टाल दिया गया है। अब 14 मई को बताया जा रहा था, तो ऐसे में जो बहुत से छात्र थे उन्हें पता ही नहीं चल पाया और वो 15 मई को सेंटर्स पर पहुंच गए। आपको बता दें, सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देश के तमाम यूनिवर्सिटीज, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी या फिर डीम्ड हो, सभी यूनिवर्सिटीज में अब ज्यादातर सीयूईटी के माध्यम से ही प्रवेश हो रहा है और उसकी परीक्षा पूरे देश भर में 15 मई से शुरू होने वाली थी। लेकिन दिल्ली में तमाम सेंटर्स पर इस परीक्षा को अब टाल दिया गया है और अगली परीक्षा 29 मई को जारी होगी। लेकिन चूंकि 14 मई को एनटीए ने ये रिलीज जारी की, इस वजह से आज दिल्ली में काफी अफरा तफरी का माहौल नजर आया। बहुत से स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ सेंटर्स पर पहुंच गए। अगला एग्जाम 29 मई को होगा और उसके लिए नए एडमिट कार्ड एनटीए द्वारा जारी किए जाएंगे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।